नमस्कार। किसी भी देश की विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि युद्ध से बचें और शांति को बनाए रखें। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं युद्ध होते ही रहते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कोई भी वर्ष ऐसा नहीं रहा है जब विश्व के किसी कोने में कहीं कोई ना कोई युद्ध ना चल रहा हो। अभी हमारे पास में अफ़गानिस्तान में काफ़ी समय से एक युद्ध चल रहा था, आंतरिक युद्ध था, और अब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है और जिसका अब दूसरा महीना चल रहा है। इसमें इसका सभी देशों पर बहुत असर पड़ रहा है क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही खाद्यान्न के न केवल यूरोप के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक प्रमुख सप्लायर थे। भारत में हमने देखा है कि सनफ्लावर ऑयल की कमी हो गई है और जो यूक्रेन से आना बंद हो गया और अभी केवल रूस से हम कुछ मंगाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा एनर्जी सप्लाईज जो थी रूस और यूक्रेन से वो भी डिसरप्ट हो गई हैं। तब यह इस का एक प्रभाव जो है वो विश्व के देशों पर पड़ा, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव तो यूक्रेन के देशवासियों पर ही पड़ा, जहाँ पर कि हमने देखा है कि काफ़ी ट्रेजिक सिचुएशन हो गई है और काफ़ी लोग वहाँ पर जो है वो ये कहा जाए विस्थापित हो गए हैं। और उसके अतिरिक्त इतने लोगों की अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, जिसमें कि जो युद्ध में मारे गए हैं, जिसमें कि महिलाएं और बच्चे भी हैं। और यह स्थिति जो कि है उस पर भारत का जो स्थिति है उसका ये कहना है कि यह युद्ध समाप्त होना चाहिए, दोनों देशों को आपस में शांति स्थापित करनी चाहिए और जो भी समस्या है उसका मिलकर बातचीत से हल निकालना चाहिए। मैं जब पहली बार पोस्टिंग में गया सोवियत संघ में, तब उस समय 1984 में, तब उस समय किसी को नहीं पता था कि सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा 7 साल के अंदर ही। और वहाँ से मुझे अवसर मिला कि मैं सोवियत संघ के अलग अलग रिपब्लिक्स में जा सकूं। उस समय मैं यूक्रेन में भी गया था, कीव में गया था और उसके अन्य जगहों पर जहाँ अभी युद्ध चल रहे हैं, जिसमें कि ज़ापोरिज़िया भी है। तो इन सभी जगहों पर मैं गया था और वहाँ पर मुझे यूक्रेनियंस जो है वो बहुत ही ओपन हार्टेड पीपल हैं, लोगों से खुलकर मिलते हैं। और मॉस्को में भी बहुत सारे उस समय रहते थे, तो दोनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं था कि यूक्रेनियंस के और रशियंस के बीच में कोई फ़र्क है। और जिस समय 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके पहले से ही जो है वो नाटो को लेकर के सोवियत संघ और यूरोप और यूएसए के बीच में थोड़ा तनाव था। जब जर्मन रीयूनिफिकेशन की बात चल रही थी कि अब ये ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी मिलकर के एक हो जाएंगे, तब उस समय भी सोवियत संघ को ये आशंका थी कि नाटो जो है वो धीरे धीरे हमारे सोवियत यूनियन के बॉर्डर तक पहुंचता जाएगा, सोवियत यूनियन और ईस्ट यूरोप के बॉर्डर पर आ जाएगा हमारा बिल्कुल। तो उस समय जब बातचीत हुई यूएस और वेस्ट यूरोपियन देशों के साथ में और सोवियत संघ के बीच में, तो ऐसा माना जाता है कि दोनों के बीच में एक अलिखित सहमति थी कि नाटो का पूर्व की तरफ और एक्सपेंशन नहीं होगा, सोवियत संघ की तरफ और एक्सपेंशन नहीं होगा। परंतु उसके बाद फिर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसमें अलग अलग रिपब्लिक्स 15 देश बन गए, जिसमें यूक्रेन भी एक अलग देश बन गया। जिस समय मैं मॉस्को में था उस समय की एक बात और मैं बताना चाहूँगा। जब मैं कीव गया था तब वहाँ पर एक परिवार से मिला और उनके साथ में एक छोटी बच्ची थी 4-5 साल की। उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि अपने को आप अपना परिचय दो, तो उसने अपना नाम बताया और उसके बाद बोला या यूक्रेन का, मैं यूक्रेनियन हूँ। जबकि सोवियत संघ एक पूरा देश था और
कहीं भी और किसी रिपब्लिक में मैं जाता था और बच्चे अगर मिलते थे तो पहले वो कहते थे कि मैं एक सोवियत सिटीजन हूँ, और फिर उसके बारे में बताते थे। लेकिन ये उसने पहली बार ये कहा, तो उनको यूक्रेनियंस के बीच में ये एक आइडेंटिटी है। और क्योंकि रूस शुरू में जब रूस साम्राज्य बढ़ना शुरू हुआ, तब कीव भी किसी समय उसका एक कहना चाहिए साम्राज्य का केंद्र बिंदु था। तो इसलिए उनमें ये एक भावना थी कि हम जो कि है हमारी एक अपनी आइडेंटिटी है। जिस समय सोवियत संघ एक था उस समय से ही, तब जब विघटन हुआ उसके बाद यूक्रेन बना। जो विघटन के कुछ समय बाद फिर सारे जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक्स थे जो अब देश बन गए थे, उन देशों ने मिलकर के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया। और उनके और भी जो कि है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने। यूक्रेन और रशिया के बीच में उस समय से ही थोड़ा थोड़ा तनाव बढ़ता रहा। तनाव का एक और कारण था कि जिस समय निकिता क्रुश्चेव जो कि थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने, तब उस समय उन्होंने जो की है वो कुछ हिस्से यूक्रेन को ट्रांसफ़र कर दिए दूसरे सोवियत रिपब्लिक से, जिसमें कि एक प्रमुख था क्रीमिया, जहाँ पर कि सोवियत संघ का सैन्य बेड़ा डिप्लॉयड रहता था। तब उन्होंने उसको यूक्रेन रिपब्लिक में जोड़ दिया। और सोवियत संघ के विघटन के बाद में ये एक मुद्दा हमेशा बना रहा, क्योंकि रूस का जो बेड़ा था, समुद्री बेड़ा, वो वहाँ पर था, लेकिन क्रीमिया जो है वो यूक्रेन के आधिपत्य में आ गया था। तब 2014 में जब काफ़ी तनाव बढ़ता गया और ये समस्या हुई कि नाटो ने अपना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू कर दिया, उन्होंने रोका नहीं, और वो धीरे धीरे एक एक देश करके वो रूस के बॉर्डर की तरफ बढ़ते रहे। तो नाटो के मेंबर बनने से उस देश में फिर नाटो की सैन्य शक्ति डिप्लॉय हो जाती है, जो कि ये कहना चाहिए कि एक तरह से खतरा हो सकती है रूस के लिए। रूस ने, क्योंकि उसका बेड़ा क्रीमिया में ही था, उसने क्रीमिया को 2014 में एनेक्स कर लिया। उसके साथ में दूसरी जो घटना 2014 में हुई कि वहाँ पर जो प्रधान थे, राष्ट्रपति थे, उन राष्ट्रपति को उनके पॉपुलर एक अपराइजिंग कह लीजिए हुई, और उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति हट करके और वर्तमान राष्ट्रपति वहाँ पर आए। तो उसके बाद से यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव और बढ़ता गया। इसमें जो इसका यूक्रेन ने जब ये इच्छा जाहिर की कि वो अभी नाटो का मेंबर बनना चाहता है, तब ये रूस को लगा कि ये उसके लिए जो की है वो अच्छा नहीं होगा, और उसने यह प्रयास किया बातचीत करके बताने का नाटो को, यूरोप को, यूएसए को और यूक्रेन को कि यह जो की है वो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। इस दिशा में अगर जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो हमें क्यूबा के बारे में एक थोड़ा सा इतिहास में पीछे अगर हम जाएं और क्यूबा के बारे में बात करें कि जब क्यूबा में सोवियत यूनियन ने मिसाइल डिप्लॉय करने की बात की थी 1960s में, तब उस समय यूएसए ने उस पर ऑब्जेक्ट किया था, और एक तरह से जिसे हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच में युद्ध की स्थिति आ गई थी। तो ये जो कि है ये इस बात को दर्शाता है कि जो आर्म्स का डिप्लॉयमेंट अगर बॉर्डर के पास में हो तो किसी भी बड़े देश को वह स्वीकार्य नहीं होगा। इसी तरह रूस को भी यह लगा कि अगर यह नाटो का सदस्य बनता है तो हमारे पास में जो नाटो के इक्विपमेंट हैं, जिसमें मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स भी हो सकती हैं, उनका डिप्लॉयमेंट यहाँ हमारे बॉर्डर के पास में होगा। तो यह उन्हें स्वीकार्य नहीं था। और जो हमारा विचार था या बहुत से देशों का विचार था कि शायद बातचीत से दोनों देशों के बीच में सहमति हो जाएगी, परंतु ऐसा हो नहीं सका और दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, और जो अभी तक जिसका अंत कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो कब अंत होगा। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही दोनों बातचीत से इसको सुलझा सकेंगे और किसी ऐसे हल
को स्वीकार करेंगे जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। जो रूस और यूक्रेन दोनों से ही हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। हमने यूक्रेन को इस युद्ध के समय में भी कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी है। यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे, वो वहाँ पर फंस गए थे। जब युद्ध शुरू हुआ उनको निकलने का अवसर नहीं मिला। जब तक हमारे दूतावास ने एडवाइजरी इशू की कि लोग वहाँ से चले जाएं, लेकिन फ़्लाइट्स बहुत लिमिटेड थी, वो भी 2-3 दिन के अंदर ही बंद हो गई, इसलिए लोग वहाँ से निकल नहीं सके। और ऐसी स्थिति में भारत सरकार को ही यह प्रयास करना था कि उनको वहाँ से निकाला जा सके। ये 18 से 20 हज़ार लोग, इसमें से कई ऐसी जगहों पर फंसे हुए थे, खार्किव में या उसके आसपास की जगहों पर, जहाँ पर कि दोनों पक्षों के बीच में युद्ध चल रहा था। तब उस समय भारत के जो दूतावास हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय, इन्होंने मिल करके और वहाँ पर प्रयास किया कि दोनों ही पक्षों से बात करें और हम इनको किस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस डिस्कस हुए कि हम उनको वेस्ट की तरफ ले जाएं या रशिया में ईस्ट की तरफ से निकालें, और काफ़ी समय तक, और वो बच्चे भी काफ़ी परेशान हो गए थे वहाँ, क्योंकि उनको बंकर में ही रहना पड़ता था। जब मिसाइल की स्ट्राइक्स कहाँ पर होगी, कहाँ नहीं जा सकता था, इसलिए वो बंकर में ही रह रहे थे और खाने पीने की समस्याएं थी। उसमें धन्यवाद करना चाहिए कुछ उन भारतीयों का भी जो वहाँ पर रहते थे और जिन्होंने इन बच्चों की मदद की। जिस शहर में भी अलग अलग बच्चे थे, वहाँ पर जो भारतीय व्यापारी और अन्य लोग थे, उन्होंने उनको खाना पीना उपलब्ध कराया और यह ध्यान रखा कि उनके अपने परिवार से बात होती रहे और उनको अन्य प्रकार से भी उनको सहायता दी। तो ये एक जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध का एक प्रमुख कारण जो है वो मिलिट्री कारण था, और दूसरा जो कारण जिसे मैं मानता हूँ कुछ अंश तक वह एक आइडेंटिटी का भी इशू था, दोनों के लिए, रशिया के लिए और यूक्रेन के लिए। और जो नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है, उस पर यूरोप ने या यूएसए ने जो भी आश्वासन पहले सोवियत संघ को और बाद में रूस को दिए थे, उनका उन्होंने पालन नहीं किया और वह आगे बढ़ते गए। नाटो का भी ये बताना चाहिए कि ये एग्जिस्टेंस में क्यों आया, क्योंकि जो उस समय सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश थे, उनका एक वॉर्सो पैक्ट था, जो वो भी एक तरह का मिलिट्री अलायंस था। तो जब वॉर्सो पैक्ट डिसॉल्व हो गया सोवियत संघ के विघटन के बाद में, तो नाटो को भी डिसॉल्व कर देना चाहिए था, लेकिन यूएसए और यूरोप ने ऐसा नहीं किया और नाटो न केवल बना रहा बल्कि वो एक्सपैंड भी करता रहा। और जो ईस्ट यूरोप के कई नए स्वतंत्र देश हुए थे और उनको भी उसने अपने साथ में मिला लिया, और अभी बातचीत चल रही कि कई और देश भी उसके नाटो के सदस्य बन सकते हैं। तो यह रूस के लिए जो कि है एक स्थिति ऐसी है जो उसे कभी स्वीकार्य नहीं हुई, और इसका जब तक कुछ हल नहीं निकलेगा, जो कि केवल एक रूस और यूक्रेन की समस्या ही नहीं है, बल्कि यूएसए, यूरोप और नाटो और की भी एक समस्या है रूस के साथ, जिसको मिल करके ही उन्हें करना होगा। और नाटो का एक्सपेंशन जो कि है वो एक जो दूसरी उभरती हुई शक्ति है चीन, उसको भी उससे समस्या है, इसलिए वह भी नहीं चाहता कि इसीलिए वह रूस का भी साथ दे रहा है। इसमें कुछ देश ऐसे हैं जिसको कहते हैं कि एक साइड इफेक्ट जिनके ऊपर हुआ वो है सेंट्रल एशिया के देश। जो मध्य एशिया के ये देश हैं, ये इनके रूस और यूक्रेन के साथ अच्छे संबंध हैं, जिस तरह हमारे उनके साथ में संबंध हैं, और रूस के ऊपर वो काफ़ी डिपेंडेंट भी हैं, क्योंकि वहाँ से उनका काफ़ी ट्रेड है, उनके एक्सपोर्ट्स रूस जाते हैं, मार्केट है उनका, और उसके अतिरिक्त उनके काफ़ी लोग वहाँ पर जो हैं वो काम करते हैं रूस में। जब युद्ध शुरू हुआ तो काफ़ी लोगों को वहाँ से वापस आना पड़ा, और उसके अलावा उनको इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी शुरू हो गई हैं। वो इससे अब कैसे कोप करते हैं, ये आगे एक देखने वाली बात है। एक रशिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, CSTO, जिसके कि कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कजाकिस्तान उसके मेंबर हैं, लेकिन कुछ बड़े कंट्रीज जैसे उज़्बेकिस्तान उसके सदस्य नहीं हैं।
इसके अलावा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, जिसके कुछ देश सेंट्रल एशिया के उसके सदस्य हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो युद्ध चल रहा है, जो यूक्रेन और रूस से एक्सपोर्ट्स होते थे, एनर्जी एक्सपोर्ट्स और फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट्स बंद हो गए हैं, उसका बाकियों पर और सेंट्रल एशिया के देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हमने देखने शुरू किए हैं, आगे क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात है, और उससे ये कैसे कोप करते हैं। लेकिन फिर भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज अभी भी रूस को ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं। अभी कुछ जगहों पर जहाँ पर जैसे ह्यूमन राइट्स काउंसिल में से रशिया को हटाने की बात हुई थी, उस पर सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने रूस का समर्थन किया। तुर्कमेनिस्तान जो एक कंट्री है वो एक परमानेंटली न्यूट्रल कंट्री है, जिसका ये परमानेंट न्यूट्रलिटी का स्टेटस जो है वो यूएन से रिकॉग्नाइज्ड है। तो उसको छोड़ करके अन्य सभी देश जो है वो उन्होंने इसका समर्थन किया। हमारा जो इन सभी से एंगेजमेंट है वो रूस के साथ में हमारे बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं, सेंट्रल एशिया के साथ में भी है। एक इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है जो मिनिस्ट्रियल लेवल पर है, बहुत ही रेगुलर बेसिस पर होता है। प्रधानमंत्री की इनके सभी प्रेसिडेंट्स से रेगुलर बातचीत होती है, और जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रूस और चीन के साथ सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज उसके सदस्य हैं, भारत और पाकिस्तान भी उसके सदस्य हैं, तो उस संगठन के जरिए भी हम इनसे जुड़े हुए हैं। और टेररिज्म रीजन में टेररिज्म को रोकने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम जो है वो यही चाहेंगे, भारत देश यही चाहता है कि युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म हो और इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो, और एक ऐसा वहाँ पर माहौल बने जिसमें कि आगे भी युद्ध की संभावना नहीं रहे, और आपस में मिलजुल करके सभी को एक वहाँ पर ऐसी आपसी सहमति बनानी चाहिए जो युद्ध को की जो पॉसिबिलिटी है उसको रोक सके, और एक परमानेंट पीस, जैसे हम कहते हैं, परमानेंट पीस वहाँ पर स्थापित हो। धन्यवाद।